डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक आज अपनी इस क्लास में। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ सोशल रिसर्च मेथड, व्हाट इज़ रिसर्च, और रिसर्च सैम्पलिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसका कि लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे नई वीडियोस डाल रही हूँ और आप लोग इससे अपडेट रह सकें। आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों ने डेटा कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया हमारी प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि डेटा कलेक्शन क्या है। तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज़ डेटा कलेक्शन। तो द प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च प्रॉब्लम। हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर जो होता है वो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है और उसके बाद रिजल्ट्स तक पहुंचता है। अब ये जो डेटा है ये क्या है? सो डेटा इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड सिस्टमैटिक मेथड that enables ones to answer stated research question. Whatever research question he has or she has formulated, the data is a established systematic method to enable one to answer those questions and test hypothesis and after that evaluate the outcomes. जो हमारे रिसर्च के आउटकम्स होते हैं उसको after testing the data and testing their hypothesis, they come to get the conclusions. तो हम रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं एक सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू। उसके बाद उसको डेटा को एनालाइज किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, सोशल स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनके बारे में भी हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी हूँ ताकि आप लोगों तक जो भी मेरे लेक्चर्स हैं टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ सकें कि सोशल रिसर्च मैथड्स क्या हैं। तो उसके बाद अब हमें जानना है कि इन कलेक्टिंग डेटा हम लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले बात, विच डेटा टू कलेक्ट, कौन सा डेटा हमें कलेक्ट करना है। हाउ टू कलेक्ट द डेटा, किस तरीके से हमको डेटा कलेक्ट करना है। एंड हु विल कलेक्ट द डेटा, कौन करेगा डेटा कलेक्ट। एंड व्हेन टू कलेक्ट द डेटा, हमारी कलेक्शन की टाइमिंग क्या होगी। तो उसके लिए जो कुछ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं वो है हमारे डिस्क्राइब एज डिज़ाइन। जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए डिवाइस यूज टू कलेक्ट द डेटा। हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट we describe as a device used to collect the data and facilitate variables observation and measurement. हम किस तरीके से वेरिएबल्स को जो है ऑब्जर्व करते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हमारे वेरिएबल्स जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द रिसर्चर डिपेंड ऑन द डेटा कलेक्शन एंड मेथड सेलेक्टेड। किस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है, कैसा मेथड हमने सेलेक्ट किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। सो वेज ऑफ सर्चिंग फॉर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, कुछ वेज हैं जिनके थ्रू हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को सर्च करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। तो रीड प्रोफेशनल जर्नल्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस जो हमारी रिलेटेड जो जर्नल्स हैं, एकेडमिक जर्नल्स होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारी स्टडी से रिलेटेड, उसको हमको लर्न करना है, उसको हमें रीड करना है और ये जानने की कोशिश करना है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग यूज फॉर सिमिलर स्टडीज़। जो सिमिलर स्टडीज़ के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रीवियसली यूज हो चुके हैं। सो देयर फॉर्मेट, देयर स्टाइल एंड हाउ दे आर यूज बाय द राइटर और द रिसर्चर। किस तरीके से रिसर्चर ने उसको यूज़ किया है अपनी स्टडी में, जो कि हमारी स्टडी से
सिमिलर है, मिलती जुलती है। तो उसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट हमारा होगा वो होगा रीड प्रोफेशनल जर्नल्स। उसके बाद आता है रीड बुक्स। उसके बाद हम लोग बुक्स को रीडिंग करेंगे दैट प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन और एन एक्चुअल टाइप ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट फॉर द रीडर। हमें एक डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिलेगा। जब हम बुक्स रीड करेंगे हमें आइडिया मिलेगा रिसर्चर ने सिमिलर टाइप ऑफ स्टडीज़ में किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया है या किस तरीके से उन्होंने डेटा कलेक्शन किया है, हम उनके मेथड्स क्या क्या थे, कैसे उन्होंने स्टडी को, हमारी रिपोर्ट राइटिंग कैसे हुई है, किस तरीके से लिखा है, क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या था। इन चीज़ों को हमें जब हम बुक रीड करेंगे, जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं हमारी स्टडी से रिलेटेड, उनको जब हम पढ़ेंगे तभी हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से जो प्रीवियस रिसर्चर था उसने अपनी स्टडी में इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, इन मेथड्स को यूज़ किया है। उसके बाद आता है हमारा कंबाइन और अडेप्ट वन और मोर टूल्स। हम क्या करेंगे, या तो कंबाइन करेंगे और वन और मोर, एक और या एक से ज़्यादा टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट द डेटा। तो कंबाइन और अडेप्ट वन और मोर टूल्स टू यूज़ बाय अदर रिसर्चर। जिस तरीके से दूसरे रिसर्चर ने अपनी स्टडी में डेटा कलेक्शन के लिए मेथड्स को यूज़ किया, चाहे वो कंबाइन करके यूज़ किया हो या एक यूज़ किया हो या एक से ज़्यादा बार यूज़ किया हो, उसको हम समझ के अपनी स्टडी में उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग भी यूज़ करेंगे। उसके बाद है डेवलप हिज हर ओन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्या होता है, जब हमने प्रीवियस स्टडीज़ की, हमें पता लग गया कि पुराने जो पहले की स्टडीज़ हैं उनमें किस तरीके से डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया है, तो उसके बाद हम फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें अपनी स्टडी के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिसके हम एक्यूरेट रिजल्ट पा सकें। तो अब टाइप्स ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, अब क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। हमने सबसे पहला काम किया, जो प्रीवियस हमारी स्टडीज़ हैं उनको हमने रिव्यू किया, चाहे वो बुक्स हों चाहे जर्नल्स हों, हमने उनको पढ़ा। उसके बाद हमने अपनी एक चेकलिस्ट रेडी की कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। चेकलिस्ट ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज रिसर्चर विल बी कन्फ्यूज्ड। उसके बाद क्वेश्चनिंग होगी हमारी और देन इंटरव्यू। सो अब यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा क्या हुआ, तो दीज आर डेटा दैट द रिसर्चर डिड नॉट कलेक्ट। यानी ये जो एक्सटर्नल जो डेटा है, एग्जिस्टिंग जो डेटा है, उसको हमने कलेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमारी जो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स किए, यानी जो प्रीवियस स्टडीज़ थी हमारी रिसर्च से रिलेटेड, हमने उनके बारे में स्टडी किया, वहाँ से हमने कलेक्शन किया। हमारा जो डेटा कलेक्ट हुआ, हमारे इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट जो हमने क्या किया, हमने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया और हमने उसको अपनी स्टडी में यूज़ किया विद रेफरेंस। एज ए रिसर्चर विदाउट रेफरेंस हम कोई भी बात नहीं कर सकते। हमको देना पड़ेगा कि हमने ये डेटा कहाँ से देखा, कहाँ से लिया, पेज नंबर हमारा क्या था, हम उसके रिसर्चर का नाम, उसके जो है डेट देना पड़ेगा हमको मेंशन करने, कौन से पेज से कौन से पेज तक हमने उसको देखा, वहाँ से हमने उसको लिया उस पॉइंट को। तो ये हमको अपने रेफरेंसेस में देना पड़ता है। तो रेफरेंसेस के बारे में हम लोग लेटर पढ़ेंगे में जानेंगे कि कितने तरह के रेफरेंसेस होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग अपनी रिसर्च में रेफरेंसेस को मेंशन करते हैं। सो देयर आर डेटा दैट द रिसर्चर डिड नॉट कलेक्ट। ये जो डेटा होते हैं एग्जिस्टिंग डेटा, जिसको रिसर्चर ने खुद कलेक्ट नहीं किया होता, बट ये कहाँ से आता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। यानी जो प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं उनको रिव्यू करके, चाहे वो जर्नल्स हों, चाहे बुक्स हों, न्यूज़पेपर हों, चाहे जो भी सेकेंडरी डेटा हो, उसको हम लोग पढ़ के वहाँ से इन सोर्सेस को लेकर के हम अपनी रिसर्च में इसको यूज़ करते हैं। तो इट कैन बी इंटरव्यू और नोट्स और ऑडियो और वीडियो टिप्स। तो वो इंटरव्यू भी हो सकता है किसी का, ऑडियो भी हो सकता है और नोट्स भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो सकती है, जिनको कि हम अपने स्टडी में यूज़ करेंगे। सो इट प्रोवाइड्स ऑल द डेटा इंस्टेंटली, सो इट सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो हमारे एफर्ट्स को, हमारे टाइम को, हमारे मनी को ये सेव करता है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? Primary data means are those which are collected fresh and for the first time।
यानी जो हम खुद कलेक्ट, एक रिसर्चर जो होता है जो खुद कलेक्ट करता है, खुद से अपने स्टडी से जो कलेक्शन होता है उसका, वो हुआ प्राइमरी डेटा। यानी हमने उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, इसके पहले वो डेटा अवेलेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम, एंड दस हैपन टू बी ओरिजिनल इन कैरेक्टर। यानी ये जो डेटा होता है, ये जो प्राइमरी डेटा होता है, ये जो होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले उसका यूज़ नहीं हुआ रहता है। तो प्राइमरी डेटा जो होता है, दोज विच आर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर देमसेल्व्स टू गेट द एक्यूरेसी फॉर देयर स्टडी। उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या हुआ? आर दोज एक्जिस्टिंग डेटा, जैसे भी हम लोगों ने बात किया, जिसको कि हम विच हैव बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, कहीं और से हमने कलेक्ट किया, एंड विच हैव ऑलरेडी बीन पास थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। यानी जो हमारी प्रीवियस स्टडीज़, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्टडी से रिलेटेड जो सिमिलर स्टडीज़ हैं वो पहले हो चुकी हैं। तो उन स्टडीज़ के डेटा को, क्योंकि रिसर्चर ने उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए होते हैं, तो उसको उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया, तो वो हम जो है अपनी स्टडी में देते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो वो चाहे नोट्स भी हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकता है तुम्हारा, ऑडियो हो सकते हैं, नोट्स हैं, तुम्हारे न्यूज़पेपर क्लिपिंग हो सकती है, कोई भी केस स्टडी हम ले सकते हैं जो प्रीवियसली हो चुकी हैं, उनको भी हम अपने विद द रेफरेंस हम अपनी स्टडी में उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या हुआ? 1 पेज नॉन टेक्निकल चेकलिस्ट फॉर द की पॉइंट्स ऑफ गुड प्रैक्टिस इन रिसर्च। हमें क्या क्या की पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, हमारा एक बेसिकली एक प्लान होता है, जो कि एक पेज में हम एक नॉन टेक्निकल चेकलिस्ट होती है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर मौजूद रहेगी चेकलिस्ट, तो हमें पता रहेगा कि हमने नंबर 1 काम कर लिया, अब नंबर 2 पे हमें आना है, नंबर 3 अब हमें चाहिए। तो चेकलिस्ट से हमारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाता है, हम रिसर्चर जो होता है वो कंफ्यूज नहीं होता। तो यूज़ ऑफ द चेकलिस्ट कैन असिस्ट रिसर्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलरिटी। चेकलिस्ट होती है वो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए हम चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं। एंड फंडिंग एंड अदर बॉडीज इंश्योर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैव नॉट बीन ओवरलुक्ड, ताकि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं वो ओवरलुक ना हो पाए। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चनर। So the most popular, the questionnaire is the most popular method of data collection in which the data was being obtained. जो क्वेश्चनएयर होता है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर होता है। अब कितने टाइप का क्वेश्चनएयर होता है आगे हम लोग अभी बात करेंगे। तो क्वेश्चनएयर जो होते हैं वो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है इन विच द डेटा वाज बीइंग ऑब्टेन्ड, एंड इट में थ्रू द यूज ऑफ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, हम अपने आप से बनाते हैं क्वेश्चनएयर, और थ्रू द यूज़ ऑफ एन इंटरव्यू शेड्यूल, एक इंटरव्यू शेड्यूल बना के उसके थ्रू भी हम क्वेश्चनएयर रेडी करते हैं। तो क्वेश्चनएयर इज ऑफन रेफर्ड एज ए लेजी मैन्स वे ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन। इसको एक लेजी मैन्स वे ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि पहले से जो हमारे पास क्वेश्चनएयर रेडी होते हैं, एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनएयर के बेसिस पे हम अपना डेटा कलेक्शन करते हैं, जिसमें हम जो हमारे जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट जो होते हैं क्वेश्चनएयर, इट कैन बी मेल्ड और पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड टू एनी क्लासरूम। हम कहीं पे भी इसको दे सकते हैं, पर्सनली हम उसको वी कैन गिव टू इन द क्लासरूम, और कहीं मेल करके हम उसे डेटा कलेक्शन करते हो। इसीलिए इसको कहा जाता है कि लेजी वे ऑफ डेटा कलेक्शन। सो इट इज़ यूजफुल व्हेन ए रिसर्चर कैन नॉट पर्सनली सी और ऑल द पीपल फ्रॉम whom the researcher want to get the data. So where there is no particular reason to see the respondents personally, जब हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है कि हम पर्सनली मिल सकें या देख सकें रेस्पोंडेंट को, उस टाइम में हम क्या करते हैं, मेल क्वेश्चनएयर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चनएयर दैट इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ब्रीफली इन राइटिंग द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड वेयर द क्वेश्चनएयर कैन बी मेड शॉर्ट और सिंपल। तो हमारे जो क्वेश्चनएयर जो होते हैं दैट इज अप्रोप्रिएट व्हेन इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ब्रीफली।
एप्रोप्रिएट क्वेश्चनर जो हमारा हम रेडी करते हैं वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और हमारी जो राइटिंग होनी चाहिए वो ब्रीफली क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल भी, ताकि रिस्पोंडेंट जो है उसको ईजिली समझ सकें। और पर्पस ऑफ द स्टडी मस्ट बी क्लियर इन दैट क्वेश्चनर, एंड क्वेश्चन कैन बी मेड शॉर्ट एंड सिंपल। अगर हमारे क्वेश्चन शॉर्ट होंगे तो सामने वाला आंसर जिसको देना है उसको भी अच्छा लगेगा देने में। बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम कर देंगे तो आदमी घबराने लगता है, वो कहेगा हम क्यों आंसर करें इसको। और सिंपल होंगे तो समझ में आएंगे, हर किसी के, हर आदमी समझ सकता है उस चीज़ को। तो गाइडलाइंस टू यूज क्वेश्चनर, देयर आर सम गाइडलाइंस टू यूज द क्वेश्चनर। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की क्लैरिटी, सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है, यानी जहाँ से हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो सैंपल है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके की लैंग्वेज को समझता। तो हमको अपने क्वेश्चनर को उसी लैंग्वेज में उसके लिए रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो समझेगा नहीं तो आंसर कैसे देगा। तो क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज इज मस्ट। उसके बाद हमारी जो ग्रामर है वो एकदम से एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद है सिंगलनेस ऑफ पर्पस, पर्पस जो है उसका एक होना चाहिए, जिस स्टडी के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने यूज़ किया है वो सिंगलनेस उसमें होनी चाहिए। एंड रेलिवेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हमारी जो स्टडी से रिलेटेड उसकी वो रेलिवेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली हमारी स्टडी से, हमारी रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सटर्नल क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि हमारे लिए इरेलीवेंट है। उसके बाद है इसकी एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फैसिलिटेट्स डेटा गैदरिंग, ईजी हो जाता हमारे लिए डेटा गैदरिंग, हम आसानी से जो है डेटा गैदर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव टू एडमिनिस्टर, आराम से बहुत ही कम इकोनॉमिकली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। लेस प्रेशर ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स, जो रिस्पोंडेंट्स का जो पार्ट होता है उसके तरफ भी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चनिंग होती है, उसको आंसर देने में आसानी होती है। ईजी टू टेस्ट डेटा ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, टू मेंटेन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च और द डेटा हमारे लिए ईजी होता है उसको टेस्ट करना। एंड लेस इन टाइम कंज्यूमिंग डाटा एंड इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, ये टाइम कम कंज्यूम करता है क्योंकि क्वेश्चनर हमने बनाया और बनाने के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आंसर को हमने कलेक्ट कर लिया, तो हमारा टाइम कंज्यूम कम होता है इसके अंदर देन एन इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। यानी जब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं और इंटरव्यू करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है हमारा, हम चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करते हैं या फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें और इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो प्रिजर्व द एनॉमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड रिएक्शन एंड आंसर। तो एक रिसर्चर के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ एथिक्स होते हैं। हमारा जो काम होता है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया रिस्पोंडेंट से, उसको हमको प्रिजर्व करके रखना है और कॉन्फिडेंशियल रखना है। किसी की प्राइवेसी जो है कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हमें उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना है। एज ए रिसर्चर हमें उसकी जो हमने प्राइवेट जो बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसने हमसे कलेक्ट की है रिस्पोंडेंट ने, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना हमारी ड्यूटी है। उसके बाद आता है हमारा डिसएडवांटेजेस। क्या क्या हुए डिसएडवांटेजेस जो हुए वो प्रिंटिंग एंड मेलिंग आर कॉस्टली। जब हम प्रिंट करेंगे पेपर को, दूसरी बात बहुत सारे पेपर यूज़ होंगे उसके अंदर, और मेलिंग जो है वो कॉस्टली हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन आजकल जो है फिर हम जो गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम जो ईमेल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो रिस्पॉन्स रेट में भी लो, ज़रूरी नहीं कि हमने जिसको मेल किया या भेजा तो वहाँ से रिस्पॉन्स हमें आएगा ही, तो रिस्पॉन्स रेट में भी लो। एंड रिस्पोंडेंट्स में प्रोवाइड ओनली सोशली एक्सेप्टेबल आंसर, क्योंकि जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है उसको लगेगा कि जो चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल है हम वही आंसर करें, नॉर्मल एक कॉमन सी बात वही आंसर करें, क्यों हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाएँ। सो देयर इज़ लेस चांस टू क्लैरिटी एम्बिगस आंसर, तो उसमें जो बहुत लेस चांसेस होते हैं कि हमें क्लियर आंसर मिल सके, रियल आंसर मिल सके या सच्चाई पता लग सके, तो इसमें चांसेस जो होते हैं वो लो हो जाते हैं। उसके बाद आता है रेस्पोंडेंट्स मस्ट बी नो फिजिकल एंड हैंडीकैप्स रेट एंड रिट्रीवल कैन बी लो। जब हमारा कांटेक्ट नहीं होगा, आई कांटेक्ट नहीं, हम किसी को देख नहीं रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा जो डेटा कलेक्शन होगा, या जब रिस्पोंडेंट्स का क्या बिहेवियर था, किस तरीके का एक्सप्रेशंस था, वो सब हम नोट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा
इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक फेस टू फेस डिस्कशन होता है। हम सामने बैठ करके बात करते हैं, चाहे वो हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हों या किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू क्या होता है? इट्स अ फेस टू फेस इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी एक आदमी या उससे ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं फेस टू फेस। तो इंटरव्यू जो मेथड है, इट इज़ अ सेंस ऑफ एन ओरल क्वेश्चनेयर, यानी जो ओरल क्वेश्चनेयर होते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं एज ए रिसर्चर रिस्पॉन्डेंट से और उसके आंसर को नोट करते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एन इंटरव्यू जो होते हैं, इंटरव्यूअर एलिमेंट्स होते हैं, इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू ले रहा है, यानी रिसर्चर। सो द वन हु आस्क्स द क्वेश्चन, दैट इज इंटरव्यूअर। तो हमारी रिसर्च में जो रिसर्चर होगा वो इंटरव्यूअर हो गया, और इंटरव्यूई कौन हुआ? जो रिस्पॉन्डेंट है हमारा, यानी जो रिस्पॉन्ड करता है, जो आंसर देता है, वो हुआ हमारा इंटरव्यूई। उसके बाद है इंटरव्यू शेड्यूल। 3 एलिमेंट्स आ गए। तो शेड्यूल यानी फॉर्मल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए, वरना हम उस टाइम में अचानक से कहाँ से क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, हम कहाँ से निकालेंगे कि हमें क्या पूछना चाहिए, अपनी स्टडी से हट के हम पूछना स्टार्ट कर देंगे। तो पर्पस ऑफ जो इंटरव्यू होता है, टू कलेक्ट डेटा, टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम रिटन सोर्सेज, यानी जो रिटन सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वेरीफाई करना, एंड टू क्लैरिफाई पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये होता है पर्पस ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद आता है हमारा द ओपिनियर। उसमें ये ओपिनियनियर मतलब ओपिनियन जो होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज की ऑफन यूज इन क्वेश्चनिंग, दूसरों के ओपिनियन को जानना यानी क्वेश्चन करना। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द मेजर एटीट्यूड और बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके मेजर एटीट्यूड को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके जानने, उसकी ओपिनियन को समझने के लिए वी यूज दिस मेथड। उसके बाद है हमारा सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल। जो सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल जो है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो अटेम्प्ट टू फाइंड द मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल पोजेस। उस मीनिंग को जानने की कोशिश करती है जिसको लोग पोज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को बताते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स और अपोजिट्स इन मीनिंग द 7 ब्लैंक्स बिटवीन देम। उसके बीच में, यानी कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो क्लीन, तो क्लीन का अपोजिट क्या हुआ? डर्टी। तो उसके बीच में 7 डॉट्स होते हैं। सो द कॉन्सेप्ट और नेम इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो नेम होता है, हम किस लिए, ये हमारा क्वेश्चन किस लिए है, तो उसमें जो होता है हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग टॉप ऑफ द पेज रखते हैं। सो द कॉन्सेप्ट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया वो ऑब्जेक्ट होगा, अ पर्सन या पिक्चर हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है। किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा हो सकता है, या फिर पर्सन और पिक्चर। तो सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल जो है कि फॉर विच पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स प्लेस or cross at the point between them, which inflects the extent to which you believe in the objective described for a policeman। अगर हम पुलिसमैन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव जो है डिस्क्राइब करते हैं, लाइक क्लीन, अपोजिट क्या हो गया? 7 डॉट्स के बाद डर्टी, उसके बाद है ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, उसके बाद काइंड, क्रूएल, उसके बाद हेल्पफुल, अनहेल्पफुल। दोनों ही तरह के एडजेक्टिव हैं, मतलब उसमें अपोजिट भी है और एडजेक्टिव भी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो फेयर, बायस, स्ट्रॉन्ग, वीक, फुलिश, वाइज, उसके बाद है एनर्जेटिक, लेजी एंड अनरिलायबल और रिलायबल। तो ये सारे एडजेक्टिव और जो अपोजिट्स हैं हम सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल में यूज़ करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा लिकर्ट स्केल, जो कि बहुत ही फेमस है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन एजुकेशनल रिसर्च। हम इसको एजुकेशन रिसर्च में यूज़ करते हैं। इट मेजर्स द एटीट्यूड, किसी भी पर्सन के, किसी भी रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड को जानने के लिए, उसकी फीलिंग्स को जानने के लिए, उसकी बिहेवियर को जानने के लिए हम लिकर्ट स्केल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है, उससे आप किस तरीके से एग्री करते हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो विडो वुमेन है या विडो मैन है, उनकी केयर जो होती है लेटर एज में, दोनों में फ़र्क होता है? तो स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या फिर आप डिसएग्री करते हैं, या अनडिसाइडेड है आपका, या एग्री करते हैं, या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे लिकर्ट स्केल के अंदर आते हैं, टू नो द और टू मेजर द एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड द फीलिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। सो उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। क्यों डायरेक्ट कलेक्शन है? क्योंकि अ प्रोसेस वेयर बाय द रिसर्चर वॉचेस द रिसर्च सिचुएशन। क्योंकि इस प्रोसेस में जो रिसर्चर होता है वो खुद से ही सिचुएशंस को ऑब्जर्व करता है, एक्सप्लोर करता है, उसका पार्ट बनता है, उसका हिस्सा बनता है। बेसिकली हम लोग दो ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं टू नो द स्टडी अबाउट द कल्चर। किसी के कल्चर को जानना है, किसी ट्रेडिशन को समझना है, तो हमको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक हम या एज ए रिसर्चर या रिसर्चर अगर हिस्सा नहीं बनता है तो हम उस डेटा को वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। सो मोस्टली यूज व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर अनविलिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली, यानी जो लोग ना बता पाएँ उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं जानने के लिए, खुद से एक्सप्लोर करना। उसको रिसर्चर खुद ही एक्सप्लोर करता है, उसको खुद उसका ऑब्जर्व करता है, वहाँ से उसके बाद डेटा कलेक्ट करता है। सो द ऑब्जर्वेशन के लिए जो गाइडलाइंस फॉर ए गुड ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन स्कीम मस्ट बी केयरफुली प्लान। जो ऑब्जर्वेशन की स्कीम है वो मस्ट बी केयरफुली प्लान होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लान पहले से नहीं होगी तो हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होना है ऑब्जर्वर को, रिसर्चर को कहीं भी सब्जेक्टिव नहीं होना है, हमें ऑब्जेक्टिव रहना है। क्यों? क्योंकि हमको बायस नहीं होना है। हम एज ए रिसर्चर किसी भी तरह की बायस जो इंफॉर्मेशन है वो हम नहीं दे सकते हैं। तो हमें बायस ना हो, तो इसलिए रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। सो ऑब्जर्वर मस्ट बी एबल टू सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स। एक तो फैक्ट्स हो गए, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो गए। तो एज ए रिसर्चर तो इंटरप्रिटेशन को ही फैक्ट्स में बदलने का काम जो होता है, या टेस्ट करने का इंटरप्रिटेशन को जो काम होता है, वो होता है रिसर्चर का। तो ऑब्जर्वर जो होता है मस्ट बी एबल टू सेपरेट द फैक्ट्स। उसको ये इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फैक्ट्स को और इंटरप्रेट फैक्ट्स जो हैं उनको अलग कर सके। सो ऑब्जर्वेशन मस्ट बी केयरफुली एंड एक्सपर्टली रिकॉर्डेड, यानी जो हमने ऑब्जर्व किया उसको केयरफुली हम रिकॉर्ड कर सकें, उसको नोट कर सकें, तभी हम उसको अपनी रिसर्च में यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। बाकी की क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ इस लिंक को देखें, और मुझे कमेंट में ये लिख के बताएं कि और भी लेक्चर्स आप किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, ताकि मैं आगे आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूँ।